नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.1 को हल कराएंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले आप जानिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है, जैसे 1, 2, 3, 4, 0, 1/2। आपने जितना भी नंबर पढ़ा है ना जिंदगी भर में, सारे नंबरों को, सारे संख्याओं को वास्तविक संख्या ही कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तरह तरह का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या, अभाज्य, भाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो तरह तरह के संख्याएं के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें सारे संख्याओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देखिए एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरे बेसिक डिटेल में आप सीख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं। वैसे हम आपको इस वीडियो में भी हल्का हल्का बताते चलेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा। देखिए, प्रश्नावली 1.1 आपके लिए पूरा नया होने वाला है, तो आप चिंता मत करिए। हम यहाँ पर आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ जो संख्या दिया गया है, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये कैसे होता है? देखिए, बहुत ही आसान है, पक्का हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं पहले, प्रश्नावली 1.1। जो पहला सवाल है 140। ठीक है, 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 संख्या से विभाजित हो, पहला 1 से और दूसरा खुद की संख्या से। ठीक है, तो 2 जो है सिर्फ 1 और 2 से ही विभाजित होता है। ठीक है, फिर 3 भी एक अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 1 से और खुद की संख्या यानी कि 3 से ये विभाजित होता है। 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा इसलिए क्योंकि वो 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होगा ना जी, 2 से विभाजित 3 से तो नहीं होगा, लेकिन 4 से हो जाएगा। तो 3 संख्या से विभाजित हो रहा है 4, इसीलिए वो नहीं होगा। तो हमने बता दिया आपको कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित हो। ठीक है, तो 2 से ये विभाजित करेंगे तो बहुत ही आसान है, बच्चा में हम लोग ये सब पढ़े हैं। इसको आप विभाजित करते चलिए, 2 तिया 6, 1 बचा हुआ है, 10 हो गया ना, 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए ये 2 से नहीं होगा, हमें अभाज्य गुणनखंड ही करना है। ठीक है, अभाज्य संख्या से ही विभाजित करेंगे, 3 से ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 35 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में ये हो जाएगा 7 बार में। ठीक है, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 ही इसको सिर्फ विभाजित करेगा। आप 2 से विभाजित करेंगे तो 7 हो जाएगा नहीं ना, 3 से, 4 से, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे तो भी विभाजित नहीं होगा। तो 7 से ही ये विभाजित होगा, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम 140 के बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब गुना 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो 140 को हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 की घात 2 करना पड़ेगा, गुना 5 गुना 7। नहीं समझे? इन दोनों में बस अंतर यह है कि यहाँ पर जितना भी गुणनखंड है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 की घात 2 इस तरह से लिखना है, यानी कि जो जो बार बार रिपीट होगा
उसको उतना घात में हम लिख देंगे। आराम से समझिए, कितना आसान सा था ना ये। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है 156 को करिए, फिर करते हैं। 156 को देखिए 2 से करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। 2 सते 14, 1 बचा 16 हो गया ना। अभी 2 और 8 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इधर 2 से करिए, 2 तिया 6, अब 9 बार में 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए हम आपको 3 से विभाजिता का नियम बता देते हैं। हमको कैसे पता चल जाता है कि ये 3 से होगा विभाजित? देखिए दोनों संख्या को जब हम जोड़ेंगे 3 + 9 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब जितना जोड़ने के बाद अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये जो इतना बड़ा संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। जो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं हाईलाइट पॉइंट, उसको आप एक कॉपी में लिखिए। जैसे अभी आपको आप नियम बताए, ये आपको याद रहेगा तो बड़ा से बड़ा सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ ये 13 से ही विभाजित होता है। ठीक है, 1 से या फिर 13 से। तो 156 के बराबर 2 गुना 2, यानी कि 2 जो है वो 2 बार है। लिख दें इस तरह से, 3 गुना 13। आसान लग रहा है? बेहद आसान है। अब अगला सवाल में कह रहा है 3825। ठीक है, 3825। अब थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया है, इसको भी कर लेंगे। देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये 2 से नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा? तो हम इसको जोड़ेंगे। 8 और 2 10 हो जाता है, इधर 15, 15 और 3 18। तो 18 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। तो पक्का 100% ये 3 से विभाजित होने वाला है। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचा, तो इधर 22 हो गया। 3 सत्ते 21, अब इधर 1 बचा हुआ है, 15 हो गया। 5 बार में 15। अभी क्या ये हो रहा है? देखिए 10 हो गया जोड़ने के बाद और 15, तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, तो ये 3 से विभाजित होगा। 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 1 बचा हुआ है, इधर 15 हो गया। 3 पचे 15, 6 5 11। अब ये 3 से नहीं होगा विभाजित, 5 से तो होगा, क्योंकि इसके अंतिम में 5 है। 5 का विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम जो अंक है यहाँ पर 0 या तो फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, 8 बार में इधर 40 हो गया, इधर 25 हो गया जी। 5 पचे 25, 5 से भी फिर होगा। 5 एकम 5, 3 बचा हुआ है, 35 7 बार में। तो देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 17 से ही सिर्फ ये विभाजित होगा, इसीलिए 3 जो है वो 2 बार है, 3 की घात 2। 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2 गुना 17। ठीक है, आसान लग रहा है। अब अगला सवाल देखिए 5005। ठीक है, तो पहला का ही है, चौथा 5005। ओके, देखिए ये 2 से तो नहीं होने वाला है, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 3 से विभाजित नहीं होता 10। तो डायरेक्ट ये 5 से होगा। 5 एकम 0 0 को डायरेक्ट उतारे, 5 एकम। 7 से हो जाएगा क्या? ये 7 से होना चाहिए, तो हम इसको कॉपी में चेक करेंगे। ठीक है, कहीं पर चेक कर लेते हैं। 1001 को 7 से विभाजित करने का कोशिश करते हैं। 7 से भी विभाजिता का नियम होता है, लेकिन आप इतना अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हम एक वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सा संख्या किससे विभाजित होता है। ठीक है, 7 चौके 28, 7 तिया 21। ठीक है,
अब ये 7 से नहीं होगा, 11 से होगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 बचा, तो 33 हो गया। 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 5000, 5 के बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है। अब 5वां नंबर देखिए, 7 4 2 9 को अब करेंगे, ठीक है। तो 7 4 2 9 में क्या होगा जी बताइए। होगा क्या कि 2 से 3 5 7 11 करते जाएंगे, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा। तो हमको पता है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो 7 4 2 9 जो है ना, वो डायरेक्ट 17 से विभाजित होगा। ठीक है, हमको पता है, तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा। तो देखिए ये तो पूरा हो गया है विभाजित, ठीक है। 437 बार में 17 से विभाजित किए तो 437 बार में ये विभाजित हो गया है, ठीक है। अब ये 19 से होगा क्या, 437 को 19 से करेंगे, दूनी के 38 हो गया, आंसर हाँ हो गया जी 23 बार में, ठीक है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो बन चुका है ये 17 गुना 19 गुना 23। देखिए होता क्या है पता है, हम आपको शुरू में बताना चाहिए था। होता यह है कि जब हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो इन तीनों को जब हम गुना कर देंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान था, बराबर ही तो है। तो इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है हमारा ये वाला पूरा। अगला सवाल जो है ना वो भी आसान है। बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। पहले तो ये हम आपको बताना चाहेंगे, कॉपी में एक जगह लिखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो पूर्णांक यहाँ दिया गया है ना, पूर्णांक क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में। ये क्या है, पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक को गुना करेंगे और इसी दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, जो भी उसका HCF LCM होगा उसको भी गुना कर देंगे ना, तो दोनों ही बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब जांच करना हमको। सबसे पहला तो हमारा काम यह है कि इन संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाए और LCM कैसे निकलता है। अगर ये सीख गए तो प्रश्नावली 1.1 आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यही मेन चीज़ है, ठीक है, HCF और LCM निकालना। चलिए सीख लेते हैं पहले। देखिए पूर्णांक जो है ना वो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ठीक है। पूर्णांक इसी को कहते हैं। और पूर्णांक किसको नहीं कहते हैं, जैसे 1.1 5.7 या 1/2 7/2, ठीक है। यानी कि दशमलव और बटे के शकल का, यानी कि बटे के शकल का ये भी होता है, 2/1 भी होता है, लेकिन ये पूर्णांक होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 1 के अलावा यानी कि 2 3 4 रहेगा ना नीचे, ठीक है, नीचे रहेगा, तब वो पूर्णांक नहीं होगा। ये पूर्णांक है, इन सब के नीचे 1 है, इसीलिए ये है। आगे समझ में, पूर्णांक। चलिए तो पूर्णांक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला हमारा काम है 26 और 91 का HCF निकालना। कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF, ये बहुत सारे विधि से निकलता है। तो हम अभी तुरंत जो पढ़े थे अभाज्य गुणनखंडन, तो उसी विधि से हम इसको निकालेंगे। देखिएगा कैसे, अगर आप सीख गए, जो कि बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं। तो 26 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। कितना आसान था बताइए।
2 गुना 13 हो गया ना जी। अब इधर 91 करेंगे तो 2 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 7 से होगा। तो देखिए कितना आसान है, 7 गुना 13। अब बात ये आता है कि HCF क्या होता है, कैसे निकलता है। देखिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी कि इन दोनों संख्याओं में ऐसा संख्या बताइए जो दोनों के अंदर शामिल है। जैसे इसमें हम देखेंगे एक गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 13 और ये 13, यानी कि ये दोनों जगह क्या है, शामिल है, एक भी है शामिल, ठीक है। लेकिन 2 और 7 अलग अलग संख्या है तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। HCF में क्या होगा कि आपको दोनों में ये चीज़ होना चाहिए, उसी को लेंगे। तो 13 हो जाएगा, कितना आसान था, आसान था ना। तो अब हम लोग और भी पढ़ेंगे डिटेल में। होगा क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि 13 का घात 5 आ जाए, 13 का घात 1 आ जाए, यानी कि कोई ज़्यादा घात वाला आ जाए और यहाँ कम घात वाला आ जाए। तो पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक भी ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 13 ही रहेगा। तो HCF हमारा क्या हो गया, 13। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए HCF का उल्टा LCM होता है, यानी कि जो छूट गया था 2 गुना 7 वो तो लेंगे ही, और साथ में 13 भी लेंगे, ठीक है। और 13 मतलब दोनों नहीं लेंगे, एक को लेंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको गुना करिए, 14 गुना 13 करिए और LCM प्राप्त करिए। ये तो आसान सा था। देखिए LCM और HCF हमको मिल चुका है, अब हमको जांच करना है। जांच ये करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM हो रहा है क्या। देखिए इसको तो गुना हम कर ही सकते हैं, और LCM और HCF भी अभी तुरंत निकालें, इसको भी गुना करेंगे। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, जांच करिए। देखिए अगर बराबर आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो आंसर है HCF और LCM ये बिल्कुल 100% सही है। अगर बराबर आता है तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, दो गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता तो है। ये जो दो संख्या है 26 और 91, इसको हम गुना करेंगे, और जो HCF LCM निकला है इसको भी गुना करेंगे, ठीक है। चलिए इधर कहीं गुना कर देते हैं। 26 और 91 को 1 से गुना करेंगे, छप जाएगा डायरेक्ट। 9 से 6 में गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 5 हाथ में अभी भी है। 9 दूनी के 18, 18 और 5 होता है 23। 23 6 6 182 गुना 13, 3 दूनी के 6, 8 दिया के 24, 2 हाथ में है, छाप दीजिए। 1 से गुना करना है तो छाप दीजिए डायरेक्ट। देखिए आ गया ना बराबर दोनों जगह, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्लियर है। अब अगला सवाल चलिए देखते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर में 510 और 92 है। इसको भी अभाज्य गुणनखंडन से बनाते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड से भी बना सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भी बना सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडन बहुत ही आसान विधि है, उसी से बनाते हैं, ठीक है। 2 से इसमें विभाजित करिए, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब ये 3 से तो हो जाएगा भाई 24, अब 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा, ठीक है। तो 510 को तो हम लोग विभाजित तो कर चुके हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 को 2 से करेंगे, 4 बार में 8, 6, 23 एक अभाज्य संख्या। देखिए 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 की घात 2
और इधर 23 आ गया है। तो अब यहाँ हम कैसे डील करेंगे HCF को, देखिए 2 जो है यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह है, लेकिन 23 ऊपर नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, किसको लेना है HCF में, तो HCF में उसको लिया जाता है जिसकी घात सबसे कम होती है, उसको लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 की घात 1 है तो उसी को लेंगे, याद रहे। और LCM में इसका जस्ट विपरीत उल्टा काम करेंगे, यानी कि जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको लेंगे LCM में, ठीक है। और बाकी के जितने भी संख्याएं जो हम लोग HCF में नहीं लिए थे उस सब को ले लेना है। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है। अब सबको गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 गुना 5 60, तो 60 गुना 17 गुना 23। अब सबको गुना कर देते हैं इधर कहीं पर। देखिए 60 से 17 में गुना करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हम ही बोलते थे छापने के लिए लेकिन हम छाप नहीं पाए। अच्छा ठीक है, फिर इसको गुना किए तो 1020 गुना 23 करेंगे, ठीक है। तेईस 460, ठीक है। तो LCM और HCF निकल चुका है। अब हम 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM जांच करके देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आपको तो पता ही चल रहा होगा कि क्या करने वाले हैं अब। तो 510 गुना 92 करते हैं जी, और इधर HCF गुना LCM करते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे ना। चलिए फिर गुना करते हैं। 510 गुना 92, $46,920, इधर भी आना चाहिए वही। तो उम्मीद है कि आ ही गया है। 23,460 को 2 से गुना करना है, तो 8 इधर 9 हो गया, ठीक है। 3 दूनी के 6 आ गया ना। 46,920, ठीक है। तो हमने देखा, जांच कर लिया, बराबर है। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। इसमें 336 और 54 है, तीसरा 336 और 54। 336 का करते हैं, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 8 बार में 16, इधर 8 बार में 16, 4 2 जो के 8। अब 3 से 3 सत्ते 21, 7 एक अभाज्य संख्या। 336 का तो हो गया, लगले हाथ 54 का भी करते हैं। ठीक है, तो 336 और 54 के बराबर क्या लिखा जाए। 336 के बराबर देखिए 2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 गुना 7, 54 में 2 गुना 3 की घात 3। पहले ही बात की HCF हमको चाहिए, तो देखिए 2 जो है ऊपर नीचे भी है और 3 भी ऊपर नीचे है। तो हमने आपको HCF में क्या बताया कि जिसकी कम घात होगी, जैसे यहाँ पर 2 है तो उसको ले लेंगे, और इधर क्या है 3 ले लेंगे, और इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी के 6, तो HCF 6 निकल चुका है। और LCM में जस्ट इसका विपरीत उल्टा काम करेंगे, जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको लेंगे, 2 की घात 4 को ले लिए, और इधर 3 की घात 3 को, और इधर बचा हुआ है 7। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, ये हो गया 27, ठीक है। अब गुना कर देते हैं।
16 गुना 27 करते हैं। एक बचा हुआ इधर, 3 हो गया। 432 गुना, देखिए ये गुना किए तो 432 है, आप 7 से गुना कर देते हैं। तीन 3024। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम भी दिखलाना है जांच करके। तो दो संख्या हमारे पास है 336 और 54, इसको गुना किए, उसके बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ है 6 और एलसीएम 3024। चेक करते हैं क्या ये बराबर आ रहा है, तो बराबर तो आना चाहिए। 336 गुना 54, 30, 3 बचा हुआ है, 18, 1 बचा हुआ है, 15, 16, 18,144। इधर भी आना चाहिए। 3024 गुना 6 करना है। आ गया 18,144। क्लियर है, तो हमने जांच किया बाह्यक सही जा रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या आपने निकाल सकते हैं? अब तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ क्लियरली बोल दिया कि सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही बनाना है। और देखिए इसमें बहुत आसान सा चीज़ ये है कि इस बार आपको जांच नहीं करना है, जैसे पहले था क्या जांच करते थे, इस बार जांच नहीं करना है। चलिए बना लेते हैं। थर्ड का पहला नंबर में 12, 15, 21 इंटरेस्टिंग होगा। 3 सवालों में कैसे एचसीएफ निकाला जाता है देखिए। बारह को करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। कितना आसान है ये। 15 को 3 पचे 15 हो गया और 21 को 3 सते 21। तो 12 के जगह पर 2 की घात 2 गुना 3 लिखेंगे। इधर 3 गुना 5, इधर 3 गुना 7। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये क्लियरली कि 3 जो है वो तीनों जगह शामिल है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और एलसीएम में पहले तो 3 आप लिख ही दीजिए। 2 की घात 2 ले लेंगे, 5 गुना 7 भी ले लेंगे। ठीक है, हो गया। ये क्या हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 12 पचे हो जाएगा 60 और 60 से 7 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। ठीक है, तो बस हो गया, यही तो चाहिए था। अगला सवाल देखिए 17, 23, 29। ये तो और ज़्यादा आसान है क्योंकि तीनों ही क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब ये है कि ये सिर्फ एक से और खुद की संख्या से ही विभाजित होगा। इसका मतलब 1 गुना 17 लिखेंगे, 1 गुना 23, 1 गुना 29। ठीक है, तो एक जो है वो तीनों में शामिल है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम में बस आपको तीनों को गुना कर देना है और कुछ नहीं। चलिए अब गुना करने का काम रह गया, इधर ही कर देते हैं गुना। कहीं 17 से 23 में गुना करते हैं पहले। इसमें गुना किए तो 391 आया और 29 से अब गुना करते हैं। 8 बचा हुआ तो 27 यानी कि 35। ठीक है, 2 एकम 2, 18, 1 बचा हुआ है से 7, 10, 11। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 11,339। ठीक है, हो गया ना जी। इस तरह से कंप्लीटेड हो गया। कितना आसान सा तो था। अब अगला सवाल देखते हैं। 8, 9, 25, 3 का 3,
देखिए इसको तो हम लोग मुंह जवानी बना लेंगे। कैसे? 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 8। इसी तरह से 3 गुना 3 ये हो जाएगा 9, 5 गुना 5 25। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सब जगह अलग अलग संख्या है, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या बताया, HCF कभी भी 0 नहीं होता है, बस इसमें 1 से गुना कर देना है, तो कम से कम 1 तो रहता ही है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। और LCM क्या रहेगा? LCM में क्या है कि आप सारे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 गुना 9 गुना 25। ठीक है, डायरेक्ट। देखिए क्या है कि हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब 8 ही होगा, इसका मतलब 9 होगा, इसका मतलब 25 होगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ है। तो इसको करेंगे तो 72 गुना 25 करना पड़ेगा। 72 गुना 25 क्या होता है? इधर 1800 हो गया। 1800 आपका LCM निकल चुका है। इस तरह से तीसरा भी कंप्लीटेड हो जाता है। चौथा नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF जो है वो दिया गया 9, और इसी संख्या यानी कि वही संख्या है ना जी, इसका LCM निकालिए। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं। कैसे? हमारे पास एक नॉलेज है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। तो हमारे पास दो संख्या तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना जी, और HCF जो है वो भी दिया गया है, बस एक LCM नहीं है, जो कि बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चौथा नंबर को चलिए पटाख से बना लेते हैं। तो संख्या क्या है? 306 और 657। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है ना। तो ये जो संख्या है 306 गुना 657, HCF 9 दिया हुआ है, LCM का अता पता नहीं है, वही निकालना है। तो इसको अकेला करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। 306 गुना 657। देखिए जब ये इधर जाएगा तो इन दोनों के नीचे यानी कि दोनों संख्या के नीचे विभाजित में चला जाएगा। इधर गुना था तो नदिया के पार यानी कि इक्वल टू के उस तरफ जाने के बाद एकदम उल्टा हो जाता है, नीचे चला जाएगा ये, और LCM अकेला बच जाएगा। अब देख रहे हैं कि 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा ना जी, 3 दूनी के 6। देखिए ये 300 हो गया, अभी भी ये 3 से विभाजित होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 657 और 34 को गुना करिए और LCM प्राप्त करिए। क्या बोला मैंने? 657 और 34 को गुना करना है। 24, ठीक है, 24 तो 26 हो जाएगा, 7 तिया 21, 2 बचा हुआ है 15, इधर 17 हो जाएगा, 1 बचा हुआ है 18, 19, 17। गुना में आपको बहुत ही ध्यान से गुना करना है, नहीं तो एक जगह गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 22 3 3 22 3 3 8 आया है LCM। ठीक है, इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है चौथा नंबर भी। अब पांचवा नंबर में भी देखिए बहुत ही आसान सा चीज़ वो भी है। पांचवा नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। नहीं है समझ में क्या आपको? यहाँ बहुत ही सिंपल में कह रहा है कि आपको जांच करके बताना है कि प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर n बताया गया है और एक संख्या है 6 की घात n। आपको जांच करना है कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो मेरा एक लाइन में आंसर है कि नहीं समाप्त हो सकती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे। पांचवा नंबर का जो सवाल है इसमें कह दिया है कि n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 1 से शुरू होता है,
एक से, याद रखिए प्राकृतिक संख्या में हम लोग कैसे गिनते हैं अपना उंगली को, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो वास्तव में नंबर होता है, जो दिखता है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, महसूस करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। 1.1 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1 के बाद डायरेक्ट छलांग 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। और ये चलते जाता है बहुत दूर तक। 0 नहीं होगा और -1 वाली संख्या ये सब नहीं होंगे प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भाई n के जगह पर हम 1 लिखेंगे, 2 3 4, ये तो लिख ही सकते हैं कि देखिए 6 की घात 1 को हम जब गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा, इसको गुना करेंगे तो 36 होगा, इसको गुना करेंगे तो 216 होगा। तो आगे भी जब आप गुना करते जाइएगा लास्ट में 6 ही आएगा। 6 पर ये समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 6 पर, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई शून्य पर समाप्त होगी क्या, नहीं हो रही है। तो कौन सा संख्या शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त वही संख्या हो सकता है जिसके अंदर 2 गुना 5 होना चाहिए, या फिर वो संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 10 की घात 1 बोलते, 10 की घात 2 या 20 की घात 2 भी बोल देते, या 30 की घात 2 भी बोल देते, तो भी ये हो जाता शून्य पर समाप्त। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 400, इसका मतलब 900, तो ये शून्य पर समाप्त हो जाता है, इसका मतलब 100, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 गुना 5 है, या फिर वो 10 से विभाजित होना चाहिए। ये जो संख्या है ना, ये 10 से विभाजित हो जाएगा ना। तो सिंपल सा बात है, ऐसा संख्या जिसके अंदर 2 गुना 5 होना चाहिए, या तो फिर वो संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 जो है ना वो 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पहाड़ा में नहीं आता, उसके औकात से बाहर है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि जब हम 6 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बस आप अगर ये चीज़ समझ गए तो आप अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख के दिखा दिए कि 6 की घात का अभाज्य गुणनखंडन मैंने किया तो पाया 2 गुना 3, ठीक है। उसके ऊपर तो n हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो हम कहानी अब सुनाएंगे एग्जामिनर को कि तुम हमसे पूछे हो तो हम उसका जवाब अब देने जा रहे हैं। यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या तो उसके अंदर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पाया कि भाई 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, या किसी, फिर यहाँ से एक भाषण लिख देना है हम लोग को, जो भी सवाल हम लोग देखें ना यहाँ पर वही चीज़ को, या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। कितना इजी है, कितना इजी है, बस हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना था इसमें, यही चीज़ करना था। अब अगला सवाल देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना जो संख्या दिया गया है और इतना संख्या दिया गया है, भाज्य संख्याएं हैं और हैं तो क्यों हैं, ये आपको बताना है। तो मेरा आंसर है हाँ भाई भाज्य संख्या है, हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य, देखिए एक होता है अभाज्य, उसके पहले हम जो पढ़ रहे थे ना इधर, वो क्या था, अभाज्य था, ये क्या है, भाज्य। तो दोनों में बस अंतर क्या है कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 3 संख्याओं या तो 3 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होता है, जिसका 3 गुणनखंड है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंडन, और भाज्य संख्या 3, कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारा, ठीक है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि ये 3 संख्याओं से विभाजित होता है। देखिए कैसे, 1 से तो ये विभाजित होगा, 2 से भी होगा, लेकिन 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। तो इसका 3 गुणनखंडन है, ठीक है। और 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, और खुद की संख्या 6 से। देखिए इसमें 4 गुणनखंडन है। आगे समझ में क्लियर है। तो अगर हमको ये सवाल हम बनाएंगे, व्याख्या करेंगे, अगर हम पाते हैं कहीं भी 3 गुणनखंडन या 3 से ज़्यादा गुणनखंडन, ठीक है, तो हम बता देंगे कि हाँ भाई ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर
2 गुणनखंड आता है इसका, तब तो भाई ये नहीं होगा, ये फिर अभाज्य हो जाएगा। चलिए ना इसको बना लेते हैं। छठा काम बनाने अब जा रहे हैं, जो भी पहला सवाल है ना हम लिखते हैं उसको। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो अब आप देख रहे होंगे कि इधर इसके अंदर 13 है, इधर भी 13 है, तो 13 को उभयनिष्ठ हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या करें, ये क्या है, ब्रैकेट है। हम ये ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 13 जो है ना दोनों जगह है, तो 13 को हम लोग बाहर निकाले। तो यहाँ पर 11 तो लिखेंगे, लेकिन अब 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने 13 को बाहर निकाल दिया है। अब जोड़ यहाँ पर हम क्या लिखें, ताकि ये बैलेंस्ड, देखिए इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसमें गुना करें तो वापस से वो चीज़ आ जाए। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 13 से 1 में गुना करेंगे तभी ना जा कर के 13 होगा, ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करने आना चाहिए। ये 13 को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ उस जगह पर बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर भी गुना 1 कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें गुना करिए, 77 जोड़ 1 78 हो जाएगा। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है इसीलिए, और 78 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 78 के अंदर ऑपरेशन करना होगा, उसके अंदर चेक करना होगा क्या है। तो 2 से इसमें विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, इधर 3 से अब करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ऑपरेशन किया, यानी कि खोला, अभाज्य गुणनखंडन किया, तो क्या पाया, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 13 कितनी बार है, 2 बार है, तो 13 की घात 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए तीनों अलग अलग क्या है, तीनों अलग अलग संख्या है ना जी, अलग अलग संख्या है कि नहीं। तो 3 गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुका है, तो हम इससे बता देंगे कि भाई हमारे पास तो 3 गुणनखंड है, तो ये जो संख्या है ये बिल्कुल भाज्य संख्या है। 3 छोड़िए, इसमें 1 से गुना अगर करेंगे तो भी तो हो जाएगा, अब 4 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 गुणनखंड है। यह भाज्य संख्या है, बस व्याख्या ऐसे ही करना था। अब अगला इसी तरह से है, यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 7 से लेकर के 1 तक क्या है, गुना किया गया है। और जोड़ क्या है, जोड़ है 5। अब ये इसको बताना है क्या ये भाज्य संख्या है। देखिए 5 और इधर 5 उभयनिष्ठ हम बाहर निकाल देंगे, और उसी तरह से हम काम करेंगे। 7 6, देखिए 5 को आपने बाहर निकाल दिया तो उसको नहीं लिखना है। अब यहाँ 4 3 2 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करिए, सबको गुना कर दीजिए, इसके अंदर जो भी है इधर से गुना करते हैं, आसान लगेगा। 12 दूनी के 24। ठीक है, इधर क्या हो गया, 42, इधर 24। चलिए इधर साइड में कहीं कर देते हैं। देखिए इधर आ चुका है 1008, इसको गुना करने के बाद, और 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे नॉलेज के लिए कि 1009 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि सिर्फ ये 1 से और खुद 1009 से ही विभाजित होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए आपको फंसा दिया ना मामला यहाँ पर। तो अब आप बोलेंगे कि 2 ही इसका संख्या आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसमें 1 से भी गुना तो करेंगे। अब तो हो गया ना 3, यानी कि 3 गुणनखंडन हो गया। तो हमने क्या बताया था, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कम से कम 3 गुणनखंडन होना चाहिए, यह भाज्य संख्या है। इसी तरह से लिख दीजिएगा, जैसे पहले हम आपको लिखे थे, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 3 गुणनखंडन है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए हो गया,
ऐसा ही इतना भी दिखाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब अगला सवाल, वो भी बेहद आसान है। क्या कह रहा है, एक बड़ा सा कहानी लिखा गया है। इस कहानी को थोड़ा समझते हैं क्या है मैटर। मैटर ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्या मैटर है भाई, कितने समय बाद वे, मैटर को समझिए। देखिए मैटर क्या है कि एक वृत्ताकार क्या है, खेल का मैदान है, गोल मैदान है। तो यहाँ पर क्या है ना कि बच्चा लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलता होगा, हॉकी जो भी खेलना है इसको खेल रहा होगा, और इधर जो है ना जिसको बुजुर्ग हो गया या फिर जो किसी को खेलना नहीं है, मतलब कि उसको क्या करना है, यहाँ पर चलना है। तो ये क्या है, पथ है, रोड है, साइड में बना हुआ, देखे होंगे आप कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आदमी से भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण यह है कि सोनिया एक है और एक रवि है। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं इस पूरे एक चक्कर लगाने में। यहाँ से मान लीजिए शुरू करता है तो पूरा एक चक्कर को कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। बहुत बड़ा मैदान है इसका मतलब। तो अब ये आप कॉमन सेंस लगाइए कि सबसे तेज कौन चल रहा है, रवि चल रहा है, क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है इसको तेज चलने में। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको साफ साफ बोल दिया कि दोनों मान लीजिए दोस्त है, बोला कि चलो हम लोग एक साथ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है ना जी, एक ही समय पर चल रहा है और एक ही दिशा में चल रहा है, ये वाले दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो फिर होगा क्या मैटर, होगा ये कि यहाँ से सोनिया और रवि चला, तो मान लीजिए सोनिया यहाँ पहुँची और रवि पता चला यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ सोनिया अगर पहुँच रही है तो रवि यहाँ पहुँच गया, ऐसा। तो होगा क्या कि एक ऐसा समय आएगा कि सोनिया जो है वो 2 या 3 राउंड लगा रही होगी और ये पीछे अपना चौथा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा और पीछे से धप्पा मार देगा, ठीक है। बस ये चीज़ बताना है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि कब मिलेगा ये दोनों, कितने मिनट के बाद मिलेगा, ठीक है ना, बस ये बताना है। तो इसमें लगता है एक ट्रिक, और ये ट्रिक का नाम क्या है, LCM। यहाँ पर आपको इन दोनों संख्याओं का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, ठीक है। ये आप याद रखें, LCM निकालना होगा 18 और 12 का। तो 18 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, जो कि बेहद आसान है। 18 और 12 होगा क्या कि 2 की घात और इधर 3 की घात 2, ठीक है ना जी। 3 की घात 2 बहुत ही आसान लग रहा होगा। 2 की घात 2 गुना 3, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि LCM क्यों निकाल रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है इसीलिए, ठीक है। HCF आप नहीं निकाल सकते, उसमें कम से कम होता है HCF में, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। तो 2 और 3 ऊपर दोनों जगह है। तो LCM में जैसा कि हमने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या रहता है ना उसको लिया जाता है। तो 2 की घात 2 को लेंगे और 3 की घात 2 को लेंगे, ठीक है। इधर 4 हो गया और इधर 9, और इसमें गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये 36 क्या है, मिनट है। 36 क्या है, ये मिनट है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कॉमन सेंस सोचिए, यहाँ हम एक चार्ट बनाते हैं, देखिएगा। एक राउंड लगा रहा है रवि और सोनिया, ठीक है। तो रवि को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, 12 मिनट, और इसको 18 मिनट, और दूसरा राउंड लगाने में इसको 24 मिनट लगेगा, और इसमें दूसरा राउंड में लगाने में 18 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर ये तीसरा राउंड जैसे ही लगाएगा, समझिए ध्यान से, सेकेंड राउंड है ना ये, और थर्ड राउंड में यानी कि फिर +12 करेंगे ना जी, तो ये कितना हो जाएगा, 36।
तो ये तीसरा राउंड में इसको पकड़ लेगा। ठीक है, ये तीसरा राउंड लगा रहा होगा और ये दूसरा ही राउंड अभी तक लगाई है। तो आपने कॉमन क्या देखा कि 36 मिनट के बाद ये दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, जो कि बेहद आसान सा था ये प्रश्नावली। अगला जो प्रश्नावली है 1.2, उसमें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको दे देंगे जब ये वीडियो बन जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, देख रहे हैं ना कितना कम क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं।